वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इस लेक्चर में बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजी का पार्ट 1 होगा लेक्चर सीरीज का। इस तरह का हम बहुत सारा लेक्चर आपके लिए लाएंगे बायोलॉजी में और पूरा सिलेबस इसका कवर करेंगे। एसएससी का, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, रेलवे का, एसआई सीपीओ, एनडीए में भी पूछा जाता है बायोलॉजी से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको, और होगा तो लास्ट में आपको थ्योरी भी पढ़ा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बायोलॉजी में आपको बताते हैं कि जूलॉजी, बॉटनी, हेल्थ सेक्टर, इन्वायरमेंट सेक्टर और एग्रीकल्चर, इतने सेक्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रांसपिरेशन है इंक्रीजेज इन, आपको बताएं पहले कि ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं। देखिए, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि ये इवोपरेशन के रेट को, जैसे जो प्लांट होता है, प्लांट में जैसे जैसे इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो उस टाइम क्या होगा कि उसका ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो भी आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो मेनली रूप से आपको बताते हैं कि ट्रांसपिरेशन किस किस क्षेत्र में कब कब बढ़ेगा। जब ब्राइट लाइट रहेगा तब उस टाइम जो है आपका ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, उस टाइम भी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा विंडी कंडीशन रहेगा, बहुत ज़्यादा विंड बहेगा, हवा तेज बहेगी, तो उस टाइम भी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, ट्रांसपिरेशन जो है जब स्लो हो जाता है जब ह्यूमिड कंडीशन रहेगा, तो ह्यूमिड कंडीशन में ये ट्रांसपिरेशन स्लो होता है। तो ऐसे जो है, जो एक्चुअली होता क्या है, जो प्लांट्स का जो लीफ होता है उस लीफ में जो है ओपनिंग होता है, उसको बोला जाता है स्टोमेटा। वो क्या करता है कि जब इवोपरेशन ज़्यादा रेट होने लगता है इवोपरेशन का, तो वो स्टोमेटा जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ओपन हो जाता है, वाइडर हो जाता है, और वो जो है मोर कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, और जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज हो जाता है। ठीक है, तो इवोपरेशन और डिफ्यूजन, ये सारा प्रोसेस जो है हायर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है कब कब, हॉट कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में और विंडी कंडीशन में। ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है, जब ह्यूमिड स्लो रहेगा, कम रहेगा ह्यूमिड, तो ट्रांसपिरेशन उस टाइम में स्लो हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपिरेशन का केस है। फिर चलते हैं क्रिसमस फैक्टर। जो क्रिसमस फैक्टर है इज इन्वॉल्व इन, किसमें क्रिसमस फैक्टर इन्वॉल्व है, आपको बता दें कि जो क्रिसमस फैक्टर है ये सेराइन पेप्टाइड, जो प्रोटीजेज है, कोगुलेशन सिस्टम है, जो पेप्टिडेज का फैमिली है। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि जो फैक्टर 9 का जो पेप्टिडेज फैमिली का है, उसमें जो है उसमें ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। अगर ये ज़्यादा दिन तक रहा तो इसके कारण से हेमोफीलिया भी हो सकता है। तो क्रिसमस फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है उसमें ब्लड कोगुलेशन होता है। ये ब्लड कोगुलेशन ज़्यादा दिन तक रहा तो आपको हेमोफीलिया जैसी बीमारी भी फैल जाती है। ठीक है, और इसके ये जो है 1952 में के लगभग में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, फिर इफ जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन सेम रेडियस सच एज वस्कुलर बंडल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोलेट्रल। इसमें क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों जो है कैरियर है। जाइलम क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, और फ्लोएम जो है फूड को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये दोनों कैरियर है। आपको बता दें कि ये जो वस्कुलर बंडल में ये दोनों चीज़ रहता है, जाइलम और फ्लोएम। और ये कोलेट्रल टाइप का जो वस्कुलर बंडल रहता है उसमें क्या होता है कि जो जनरली क्या होता है, जो इनर साइड रहता है, जो इनर साइड में जो है ये जाइलम रहता है इनर साइड में, और जो फ्लोएम होता है ये आउटर साइड में जनरली रहता है। तो इस तरह से ये एक प्रकार से कोलेट्रल बंडल जो है, आल्सो कोई ज्वाइंट भी उसको कहते हैं कि एक तरह से कोई ज्वाइंट है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड। तो आपको एमिनो एसिड के बारे में पता होगा कि एमिनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस में एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस में एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है।
तो आपको बता दें टोटल जो है 20 एमिनो एसिड है, टोटल 20 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। जो एडल्ट लोग रहते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स है, वो भी अपने बॉडी के अंदर जो है इस 20 तरह के एमिनो एसिड को सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि अलग से जो है डाइट लेना पड़ता है, न्यूट्रिएंट रेफर करना पड़ता है, ताकि उसे जो है ऑल 20 तरह के एमिनो एसिड उसको मिल जाए। एमिनो एसिड जो है आपको पता है ही है कि ये प्रोटीन और जो नाइट्रोजन, और ये भी बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसके लिए भी एमिनो एसिड का इस्तेमाल होता है। और ये एमिनो एसिड जो है बहुत तरह के, जैसे कोएंजाइम है, हार्मोन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सबको भी मतलब ये सब में भी एमिनो एसिड कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, फिर आता है मिनी माता। कहता है कि मिनी माता डिजीज किसके द्वारा होता है? मिनी माता डिजीज इज काउज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ वाटर, बाय किसके, मतलब वाटर पॉल्यूशन में किसकी मौजूदगी के कारण से ये मिनी माता नाम का डिजीज होता है। ये मिनी माता, आपको बता दें कि ये मिनी माता के पीछे ये स्टोरी है कि जो जापान में एक सिटी है वो है मिनी माता सिटी, उसी से जो है इस डिजीज का नाम मिनी माता पड़ा। 1956 में इसको डिस्कवर किया गया था, लगभग 1956 में जापान में, ये मिनी माता सिटी में। इसमें होता था कि इस डिजीज में होता क्या है कि जो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम टाइप का बीमारी हो जाता है कि जो न्यूरॉन है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। और ये होता है सीवियर मरकरी का जो पॉइजनिंग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर मरकरी का पॉइजनिंग हो गया तो उसके कारण से मिनी माता डिजीज हो जाता है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसमें जो है मेनली रूप से जो रिलीज कर लेते हैं वेस्ट वाटर में, उसमें जो है मिथाइल मरकरी नाम का सब्सटेंस रहता है। और इसी के कारण से जो है मरकरी का जो कंटेंट है वाटर में, वेस्ट वाटर में बढ़ जाता है और मिनी माता नाम का डिजीज उससे आगे हो जाता है। फिर है जो कॉमर्शियली वैल्यूड जो कॉर्क है उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। अब कॉमर्शियली वैल्यूड जो कॉर्क है उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो आपको बता दें जो कॉमर्शियली कॉर्क है ये प्राइम सबसेट है वार्क टिश्यू का। जो वार्क टिश्यू है उसी का जो है मेनली एक कंपोनेंट है कॉर्क जो है। और ये जो है काफ़ी जो ये क्वेरकस SPP जो है क्वेरकस सवर बोले जाता है इसको, क्वेरकस सवर से मतलब इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये काफ़ी मतलब बायोन टाइप का रहता है, इलास्टिक रहता है, फायर रिटार्डेंट रहता है, इस तरह का इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी रहते हैं। तो आपको जनरली जो है बहुत सारे प्रोडक्ट में जैसे कि वाइन स्टॉपर है, इस सब में आपको इसका यूज मिल जाएगा इस कॉर्क का। ठीक है, तो इसको किससे बनाया जाता है? क्वेरकस सवर से। तो ये क्वेरकस सवर ही फिर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। फिर है BOD स्टैंड्स फॉर, 7th नंबर क्वेश्चन है कि BOD स्टैंड फॉर, BOD किसको कहते हैं? देखिए पहला है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, नहीं ये नहीं है। फिर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यस यही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये है BOD का मतलब फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, मतलब जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो कि जितने भी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसको जो है जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है वाटर सैंपल में, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उसको जो है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जो है उसको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितनी उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर जितनी उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो BOD से पता चलता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ये BOD पर आपको क्वेश्चन आया भी था इस बार SSC CHSL में, तो आपको इसको समझना है कि BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आपका जो है ये कभी कभी वो हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डार्क फर्मेंटेशन? डार्क फर्मेंटेशन से आप लोग क्या समझते हैं? तो डार्क फर्मेंटेशन जो है एक फर्मेंटेटिव कन्वर्शन है ऑफ ऑर्गेनिक सब्सट्रेट का, जिससे कि हम लोगों को बायोहाइड्रोजन मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें डार्क फर्मेंटेशन में जो मेनली रूप से होता है क्या है कि इसका जो रॉ मटेरियल है जो कि हम यूज करते हैं वो वेस्ट वाटर यूज करते हैं। वेस्ट वाटर को यूज करके जो है
पोटेंशियल सबस्ट्रेट से इसमें जो है बायो हाइड्रोजन हम लोगों को प्रोडक्शन करते हैं। तो वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करके हम लोग को बायो हाइड्रोजन जो है मिलता है। तो यही है डार्क फर्मेंटेशन। तो ये क्या लिखे हैं, इट इज अ मेथड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एज ए फ्यूल फ्रॉम वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर से हाइड्रोजन मिलने के प्रोसेस को ही कहा जाता है आपका डार्क फर्मेंटेशन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल है उसका अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है। तो ये जो है लगभग 700 के लगभग है। आपको बता दें कि ये जो है 320 पेयर के लगभग है। 320 पेयर्स जो है स्केलेटल मसल है। तो ये लगभग इतने पेयर्स के लगभग है 320 पेयर। लेकिन आपको मतलब टोटल कितना हो गया 640। अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, एग्जैक्ट जो है फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है कि कितना एग्जैक्ट जो है स्केलेटल मसल है। लेकिन ये एक क्या होता है कि एवरी जो मसल होता है हर एक मसल का जो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से आइडेंटिकल जो है बायोइलेक्ट्रिकल मसल से उसके साथ अटैच रहता है। तो इसको मिलाकर जो है 320 पेयर्स बनता है, लगभग 640, लेकिन ये 700 के लगभग है। तो ये सही होगा, आपको मार देना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट एस फ्रॉम, मतलब ओजोन लेयर जो है किससे हमें मदद करता है। तो ये ओजोन लेयर जो है हमें मदद करता है यूवी रे से, अल्ट्रा वायलेट रे से। तो ये यूवी रे से जो है मदद करता है ओजोन लेयर। तो क्या होता है इसमें कि जो 97 to 99% जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है सन से, उसको जो है ये यूवी, ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर आपको बता दें कि ये जो है ओजोन लेयर अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में है और इसको जो है 97 to 99% जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ये इसका जो लेयर है ओजोन लेयर मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें अगर जहाँ ये ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता तो इसके कारण से क्या होता है कि स्किन कैंसर का बीमारी जो है ज़्यादा फैलने का चांसेस रहता है। फिर है ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो ये ब्लू जो रिवॉल्यूशन है ये फिशरीज से रिलेटेड है। ये जो है 1970 में लगभग इसका स्टार्ट हुआ था। जो 5th जो है 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5th 5 ईयर प्लान में ये ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 5th 5 ईयर प्लान में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है FFDA नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। FFDA मतलब कि फिशर्स डेवलपमेंट, फिशर्स का जो है डेवलपमेंट एजेंसी था। ये इसको लिख देते हैं FFDA का फुल फॉर्म, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट, फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। जो फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी था यही FFDA का फॉर्मेशन हुआ था 1970 के। इसका जो काम था ये एक प्रकार से सोचिए कि एक तरह से एक पैकेज प्रोग्राम था। मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, जैसे कि आपको मतलब फिश का मार्केटिंग कैसे करना है, फिश का ब्रीडिंग कैसे करना है, तो फिश का एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो इस तरह की सारे चीज़ों को जो है ये 1970 में जो 5th 5 ईयर प्लान आया था उसके अंतर्गत जो ब्लू रिवॉल्यूशन चला था उसमें फिशरी से रिलेटेड सारे काम को किया गया था। फिर है स्कर्वी, स्कर्वी इज काउज्ड बाय, मतलब स्कर्वी किसके कारण से होता है। तो आपको बता दें कि विटामिन सी के डेफिशिएंसी के कारण से स्कर्वी जो है डिजीज होता है। तो इसको जो है स्कर्वी डिजीज को बार्लोज डिजीज भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि बार्लोज का डिजीज भी कहा जाता है स्कर्वी डिजीज को। कभी कभी आपसे पूछ सकता है क्यों कहा जाता है इसको बार्लोज, इसके बारे में बताते हैं कि सर जो थॉमस बार्लो थे जो ब्रिटिश फिजिशियन थे, उन्होंने जो है 1883 ईस्वी में इसको जो है विटामिन सी का जो डेफिशिएंसी से जो स्कर्वी रोग होता है उसका पता किया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर स्कर्वी को आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी को आपको कंज्यूम करना है। अगर ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी कंज्यूम करेंगे तो आपको जो है स्कर्वी बीमारी खत्म हो जाएगा। विटामिन सी का आपको बताते हैं साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
इसको स्कोर भी कहता है। बार्लोज डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सर थॉमस बार्लो के कारण से इसका नाम, यही डिस्कवरर थे, 1883 ईस्वी में डिस्कवर किए थे। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण से स्कर्वी डिजीज होता है। इतना चीज आपको याद रखना है स्कर्वी में। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसी में आगे। कहता है द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कहता है कि कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सॉइल कौन है? तो ये होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक लावा सॉइल जो है ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, कभी कभी रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। रेगुर की रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुटेबल है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए। अगर कॉटन आपको कल्टीवेशन करना है तो ब्लैक लावा सॉइल बहुत है। और ये सॉइल जो है मेनली रूप से अगर आपसे बात किया जाए तो ये डेक्कन और आपको बताते हैं मालवा, ये डेक्कन और मालवा का जो पठार है वो डेक्कन और मालवा के पठार पे इस तरह के सॉइल ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो है डेक्कन और मालवा का पठार जो है बहुत ही मतलब आइडियल है इसके प्रोडक्शन के लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। ऐसे आपको बता दें जो एल्यूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, लाल मिट्टी है, इन सारे में भी मतलब कॉटन का होता है, लेकिन सबसे सुटेबल यही है, ब्लैक लावा सॉइल ही सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें है कि द बेसिक यूनिट ऑफ बायो सिस्टमेटिक इज, जो बेसिक यूनिट क्या है बायो सिस्टमेटिक्स का, तो ये है इको टाइप। ठीक है, इको टाइप के जो है वो उसमें क्या होता है कि ये काफ़ी पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का किस तरह का वहाँ का मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ के किस तरह की सॉइल है, वहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, और उसके कारण से जो है ये फुल्ली मतलब कह सकते हैं कि आप हाइब्रिड फर्टाइल मतलब उस तरह का होता है बायोसिस्टमेटिक में। तो इको टाइप में क्या होता है कि एक हाइब्रिड तरह का होता है। और इसको जो है बता देते हैं कि जो जिसने इसको किया था वो क्या था, टूरेशन नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने जो है इसका सबसे पहली बार मतलब डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था कि जो बायोसिस्टमेटिक है एक मतलब कि किसी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसका किसी भी सॉइल का फर्टिलिटी जो है, उसका हाइब्रिड जो है उस जगह के मतलब सॉइल पे निर्भर करता है। तो ये बायोसिस्टमेटिक जो है उसका बेसिक यूनिट जो है इको टाइप है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट का कैविटी है तो उसमें कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, तो ये थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। आपको एक बार ग्लैंड के बारे में आपको बताते हैं डिटेल से कि इसमें क्या कहाँ कहाँ जो है किस तरह का ग्लैंड पाया जाता है। तो एक जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो पूरे बॉडी में अगर आप देखेंगे तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड। आपको बताते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, तो वो ग्लैंड भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनेल ग्लैंड है आपका, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये सारे स्कूल में जो मतलब स्कूल समझ रहे हैं ना आपको, SKULL स्कूल क्या बोलते हैं, मतलब माथा का जो होता है वहाँ पर रहता है। तो ये लगभग स्कूल में जो है आपको क्या कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आप लिख सकते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये ग्लैंड जो है स्कूल में पाया जाता है। पिनेल ग्लैंड, ठीक है। और फिर आपका हाइपोथैलेमस, ये सारा ग्लैंड जो है स्कूल में पाया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं और भी जैसे ग्लैंड है आपका, जैसे पाराथायराइड ग्लैंड्स है। तो ये सारा ग्लैंड जो है, जो पाराथायराइड है, थायराइड है, ये सारा नेक में पाया जाता है। जैसे नेक का किसी को प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं ना उसको थायराइड का चेकिंग कराइए। तो जो नेक में जो होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये नेक में होता है मेनली रूप से, और पाराथायराइड ग्लैंड भी नेक में रहता है। पाराथायराइड, ये दोनों ग्लैंड जो है आपका नेक में रहता है।
और जो चेस्ट में जो ग्लैंड आता है वो आपका रहता है थाइमस ग्लैंड। इसको बोला जाता है थोरेसिक भी बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी बोला जाता है। जो चेस्ट का कैविटी है उसको क्या बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी भी बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी। तो इसी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी। जो है ये क्या है, चेस्ट का कैविटी है। जो चेस्ट है उसके कैविटी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी। और ये थोरेसिक कैविटी में जो ग्लैंड आता है वो आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है थोरेसिक कैविटी में होता है। ये ग्लैंड जो है थाइमस ग्लैंड के बारे में बताते हैं कि जब तक पुबर्टी होता है, प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी तक जो है ये ग्लैंड जो है एकमात्र ग्लैंड है जो कि एक्टिव रहता है। ठीक है, तो इतना ही आपको इसके बारे में जानना है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब एक ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म जो है जो डिजीज को बीमारी को एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक ट्रांसमिट करता है, एक इंडिविजुअल से लेकर दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसमिट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर। जो इसमें होता क्या है कि ये जो वेक्टर होता है ये क्या करता है कि किसी डिजीज को एक एजेंट से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड एनिमल्स, प्लांट्स इसमें पहुंचा देता है। ठीक है, इन्फेक्टेड था एक, उससे लिया और फिर जो है उसको एक कैरियर बनकर फिर जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उसके शरीर में पहुंचा दिया। तो उसके कारण से क्या होता है कि डिजीज, मतलब जो नॉन इन्फेक्टेड आदमी है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको भी डिजीज हो जाता है। जो इसमें जो वेक्टर होता है ये तीन तरह का मेनली रूप से वेक्टर होता है। एक नॉन लिविंग वेक्टर होता है, जैसे नॉन लिविंग वेक्टर में जैसे है फूड है, वाटर है, सॉइल है, ये सब जो है आपका नॉन लिविंग वेक्टर्स है। फिर है एंथ्रोपोड्स होता है, एंथ्रोपोड में जैसे फ्लीज है, टिक्स है, मॉस्किटोज है, ये सब एंथ्रोपोड्स वेक्टर्स है। फिर है वर्टिब्रेट वेक्टर भी होता है, जैसे रेट्स है, माइस है, कैट्स है, डॉग्स है, बर्ड्स है, ये सब हुआ वर्टिब्रेट वेक्टर हुआ। तो आपको हम बताए तीन तरह का वेक्टर, हम एक बार नाम भी लिख देते हैं तीनों तरह के वेक्टर का। एक है नॉन लिविंग वेक्टर, नॉन लिविंग जो वेक्टर है ये नॉन लिविंग वेक्टर हो गया। दूसरा जो वेक्टर है इसमें नॉन लिविंग वेक्टर में कौन कौन आता है, फूड हुआ, वाटर हुआ, सॉइल हुआ, ये सब आपको याद रखना है, ये सब नॉन लिविंग वेक्टर है। जो आपका एंथ्रोपोड है, एंथ्रोपोड जो वेक्टर है, ये एंथ्रोपोड वेक्टर जो है वो है आपका फ्लीज है, आपका टिक्स है, मॉस्किटोज है। तो ये सब जो है आपका मॉस्किटोज, TOES होता है मॉस्किटोज। फिर है नेक्स्ट आपका एक और है वर्टिब्रेट जो वेक्टर्स है। जो वर्टिब्रेट वेक्टर्स है उसमें आपका आता है एनिमल्स हुआ, ये सब आपका इसमें वर्टिब्रेट में आएगा। जितने भी एनिमल्स है जैसे कैट्स है, डॉग्स है, ये सब लिख सकते हैं आप, बर्ड्स है, रेट्स है, माइस है, ये सब आपका वर्टिब्रेट में आ जाता है। ठीक है, आपको इतना भी अगर याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द किंचोना इल्ड्स ए ड्रग। तो ये जो किंचोना है ये काफ़ी मतलब सोचिए एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। इसका जो छाल होता है, इसका छाल काफ़ी ड्रग्स बनाने में, दवाई बनाने में काफ़ी मदद करता है। इसका जो छाल है वो क्रिस्टलाइन एल्कोलाइड है, जिसमें कि व्हाइट क्रिस्टलाइन एल्कोलाइड की तरह काम करता है, जो कि एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मतलब हुआ कि जो फीवर रिड्यूसिंग है, मतलब एंटीपायरेटिक है, इसको लिख देते हैं। जो इसका छाल है वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब क्या हुआ, फीवर रिड्यूसिंग का काम करता है। तो ये ट्रीटमेंट जो है आपका, जैसे जो मलेरिया होता है, तो आपको पता है कि मलेरिया में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम मतलब शरीर के अंदर चला आता है, प्लाज्मोडियम नाम का। तो ये प्लाज्मोडियम को कम करने में उस टाइम आपको फीवर बहुत ज़्यादा आता है, तो उस टाइम जो है अगर किंचोना का प्लांट्स का जो छाल को अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो है क्या होगा, आपका ये मतलब फीवर जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी मलेरियल है, आप इसको कह सकते हैं कि एंटी मलेरियल है, और एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, ये सब इसका एकदम एक प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट चलते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन।
जो ब्रेन का जो पार्ट है जो कि इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बोला जाता है उस पार्ट ऑफ ब्रेन को जो कि आपके इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये बताते हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम है, आप जो लोग बायोलॉजिस्ट होंगे वो लोग खूब अच्छे से इस सारी चीज़ का एंजॉय कर रहे होंगे कि जो ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है उस लिम्बिक सिस्टम में जो है ये इमोशनल कंट्रोल का मतलब हाइपोथैलेमस के थ्रू से, लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस के थ्रू से जो है इमोशनल रिएक्शन सब ये सारे चीज़ उसमें कंट्रोल होता है। तो इसमें आपको जैसे बताते हैं कि जैसे आपको हंगर लगता है, थर्स्ट आता है मतलब प्यास लगता है, भूख लगता है, दर्द होता है, आपको खुशी होती है, तो एग्रेसिव बिहेवियर कभी कभी आप करते हैं, ब्लड प्रेशर है, ब्रीदिंग है, तो ये सारे जितने भी इमोशनल सर्कमस्टांसेस है ये सारा चीज़ जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो ये चीज़ को आपको समझना है, हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर है टू रिड्यूस टूथ डीके, मतलब अगर टीथ का डीके रोकना है तो जो टूथपेस्ट में क्या चीज़ होता है, मतलब टूथ का डीके ना हो जाए, दांत का डीके ना हो जाए तो उसमें टूथपेस्ट में क्या रहता है, तो वो रहता है फ्लोराइड। फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट में। ये क्या करता है, फ्लोराइड जो है प्रिवेंट करता है टूथ डीके को, टूथ डीके जो प्रोग्रेस में है उसको रोकता है, उसको स्टॉप करता है टूथ डीके को। तो ये क्या मेनली रूप से ये इनेमल्स जो टूथ का जो टीथ का जो इनेमल है उसके साथ क्या करता है ये मतलब अपना रिएक्शन करके उसको डीके होने से बचाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का एक एग्जाम्पल देखिए इसमें पूछा गया है, दो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया इसमें कि एक एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन, इसमें हार्मोन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए हार्मोन की अगर बात करें तो इसमें साइटोसिन, ऑक्सीटोसिन, रेनिन और पेरिपिन, तो इसमें जो है जो हार्मोन है ये ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस में मतलब प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस होता है। तो ये एक सोशल बाइंडिंग, रिप्रोडक्शन और चाइल्ड बर्थ इस टाइम में जो है ये ऑक्सीटोसिन जो है मेनली रूप से काम करता है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। फिर है व्हाट इज द फेमस चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड विद। जो चिपको मूवमेंट है ये किससे, जो फेमस चिपको मूवमेंट है किससे एसोसिएटेड है। सेविंग द टाइगर नहीं, सेविंग द वेटलैंड नहीं, ये जो है ट्री से एसोसिएटेड है। इसमें क्या हुआ था आपको बताते हैं कि 1970 ईस्वी में क्या हुआ था, ये मूवमेंट हुआ था और इसके जो है सुंदरलाल बहुगुणा आप लोग जानते होंगे, ये इसका जो मूवमेंट कराने वाले थे मेनली रूप से वो थे। इसमें हुआ था क्या कि चिपको मतलब क्या हुआ, इम्ब्रेस करना, मतलब किसी को गले लगा लेना। तो वही क्या हुआ था कि जब ये वृक्ष का डिफोरेस्टेशन हो रहा था, वृक्ष की कटाई चल रही थी, तो पूरे मतलब गांव समाज के लोगों ने क्या किया था कि ट्री को बचाने के लिए लोगों ने ट्री को गले लगा लिया, मतलब उसको पूरी तरह से ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया, एम्ब्रेस कर लिया ट्री को, और लोगों ने डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से लोगों ने बचाया, मतलब फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। और इसी कारण से जो है आपको बताएं कि 1987 ईस्वी में इसी चिपको मूवमेंट को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये ट्री से रिलेटेड है, ट्री को काटने से रिलेटेड है, आपको इस चीज़ को समझना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह का जो है हम बायोलॉजी का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसी तरह का लाएंगे वीडियो, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग एसएससी सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं, सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट आपको बता दें ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और उस कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को। इस चैनल पर हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे आपके लिए, और इसी तरह आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर लाएंगे ताकि आपको समझने में, आपका कंसेप्ट बढ़ाने में आपको मदद मिले।
थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो 2-3 मिनट समय निकाल कर आप लोग वीडियो का जो चैनल्स पे अवेलेबल है उस सारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।